अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक जगह पर मिल जाएगा जो अभी तक मैंने अपलोड किया है और जो इन फ्यूचर भी इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बना लिया है सॉल्यूशन हब के नेम से। उसका भी मैं कोशिश करूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। उस चैनल पे भी आपको उस पेज के ऊपर बेसिकली आपको इस चैनल की बहुत सी जो है एक्टिविटी नज़र आएगी। आप वहाँ पे मुझे मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से सजेशंस भी दे सकते हैं और कोई नया कोर्स आपने रिकमेंड करना हो वो भी आप कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर विजिट करिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमारे पास यहाँ पे कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। तो दो मेथड्स होते हैं बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के, एक अलजेब्राइक मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। अलजेब्राइक मेथड के अंदर अभी आपने पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर एलिमिनेशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, वो सब के सब अलजेब्राइक मेथड हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ्स की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और ग्राफ बनाकर आप इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशंस निकालने का मतलब है आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को एक ही वक्त में सेटिस्फाई कर रही होती हैं, तभी हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोल रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है और ग्राफ की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना है, इनकी एक्स और वाई की वैल्यू यानी इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए के साथ। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है और ऊपर क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा जितनी भी वीडियोस इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो वो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ। वैसे ही सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, अगर आप एक को भी समझ लेते हैं अच्छे से तो आप उसी तरीके का मेथड यूज़ करके बाकी पार्ट्स पे अप्लाई करके उनके भी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक वक्त में करवाना और ख़ासतौर पर ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चंस करवाना वीडियोज़ में पॉसिबल नहीं हो पाते अक्सर, और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तभी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ को अलग अलग करके बनाऊँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम कंटेंट इससे रिलेटेड हो मैं अपलोड कर पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए को। तो अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। आपके पास यहाँ पे दो टास्क हैं। एक टास्क तो ये होता है कि आप हर इक्वेशन को सेपरेट करके, यानी इस इक्वेशन को सेपरेट डील करेंगे, इसको सेपरेट डील करेंगे और इनमें से वाई की वैल्यू को सेपरेट कर लें और तब बाकी प्रोसीजर जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो फॉलो करें। एक तरीका ये होता है कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को सेपरेट ना करें और जस्ट जिस तरह ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं इन्हीं को यूज़ करके आप बाकी का मेथड जो कि ग्राफ बनाने में हमें मदद करेगा वो फॉलो करें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं इसका नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू को सेपरेट नहीं कर रहा, यानी जो मैंने आपको बताया कि y की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें और फिर बाकी मेथड को फॉलो करें, मैं वो यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं जस्ट इसमें डायरेक्ट y की वैल्यूज़ निकालूंगा x की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, जो भी आपको सिखाऊंगा। और आप भी ये दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, वो वाला भी जो पहले बताया और वो वाला भी जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात करेंगे। अब हमने क्या करना होता है कि हमने कोई ग्राफिकल मेथड बनाना है, यानी ग्राफिकल मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी मदद से ग्राफ बनाना है, तो हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे छोटा सा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेट से एक इस तरह का एक लाइन डालूंगा, यहाँ पे एक लाइन डालूंगा और यहाँ पे मैं x की वैल्यूज़ लिखा करूँगा और इधर मैं y की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया करूँगा, यानी ऊपर x की वैल्यूज़ और नीचे रो वाइज y की वैल्यूज़ आएंगी। अब मैंने x की वैल्यूज़ इसमें पुट करते रहना है और जो y के आंसर्स आएंगे वो इधर नीचे लिखते रहना है। ये हम इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब x की वैल्यूज़ में आपके ऊपर कह लें आप फ्री हैं कि आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपकी ग्राफ का पार्ट बनेगी। लेकिन आपने बहुत एहतियात से वो वाली वैल्यूज़ ही पुट करनी है जो आपको सूट करें। इतनी बड़ी वैल्यूज़ भी पुट नहीं कर देनी कि आपका ग्राफ में वो वैल्यू आप रिप्रेजेंट ही ना कर पाएँ, और इस तरह की वैल्यूज़ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको डिफ़िकल्टी आती है ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने में पॉइंट्स की सूरत में। पुट आप सारी वैल्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी होगी कि आप अगर ग्राफ में बहुत अच्छे हैं तो फिर तो ठीक है, आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप ग्राफ में अभी स्ट्रगल करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, तो फिर आप कोशिश करिएगा वही पॉइंट्स यहाँ पे पुट करें जो आपके लिए प्लॉट करना आसान हो। बाकी आप इसमें एक्स और वाई एक्स की वैल्यूज़ कोई भी पुट कर सकते हैं इन जनरल।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ कोई पुट करूँगा और जो y के आंसर आएंगे वो लिखूँगा। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन में लेट से -4 पुट करता हूँ। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में -4 पुट करने लगा हूँ। तो मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू -4। ये सारा काम रफ वर्क है, आप इसको वैसे नीट पे भी कर दें तो भी ठीक है, रफ में कर लें तो भी ठीक है, लेकिन ये सारा इससे रिलेटेड ही है। तो मैंने इस इक्वेशन में x की जगह पर -4 पुट कर देना है। देखिए मैं लिख देता हूँ -4, आगे मैं लिखूँगा +4y -12 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे क्या पुट किया, -4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -12 है, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 + 4 आप करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 12 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप +4y लिख लेंगे, और यहाँ पे आप इक्वल टू 0 लिख लेंगे। आपने क्योंकि y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये +4y को यहीं पर रहने दें, -16 को इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर लें, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों साइड्स पे इक्वेशन के 16 को प्लस करा दें, तब भी यही इक्वेशन का स्टेप आएगा जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 4y, ये -16 वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 0 + 16, और 0 + 16 आपको पता है 16 होता है, और यहाँ पे आपके पास बचा सिर्फ 4y। अब आपके पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, तो ये बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, और 4 1 टाइम्स 4 4 टाइम्स 16 होता है, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 4। इससे ये पता चला जब आपने x की वैल्यू -4 पुट करी है तो आपको y का आंसर 4 मिला है इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, आप लिखेंगे जब हमने x की वैल्यू -4 पुट करी तो y का आंसर आपको क्या मिला, y का आंसर भी आपको मिला 4, यानी -4 पुट करने से आपको 4 मिला। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। इस तरीके से रैंडमली आपने डिफरेंट जो है पॉइंट्स जो है वो पुट करते जाने हैं। अब हम आगे करते हैं, कोई और पॉइंट पुट करते हैं। लेट्स से अब मैं पुट करता हूँ x की जगह पर 0। अब मैं लिखूंगा, मैं x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, 0। इस सारी की सारी बात मैं इक्वेशन नंबर 1 की कर रहा हूँ, आपने ये सारी डिस्कशन इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए सेपरेटली करनी है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 की बात करें, तो अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे पुट कर देता हूँ 0, तो मेरे पास आ जाएगा 0 + 4y, x की जगह पे तो 0 पुट कर दिया, -12 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ऐसा आ गया, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, तो ये मेरे पास 0 है, ठीक है। अब आपने यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो 0 -12 तो -12 ही होता है, यानी ये 4y -12 ही लिख दें तो भी बेहतर है। अब इस -12 को इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर लेते हैं, या आप कह लें इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 12 ऐड कर दें तो भी बात सेम ही है। तो ये -12 वहाँ जाके +12 हो जाएगा, 0 + 12 12 होता है, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो वहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा 12 / 4। तो 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स होता है, तो y का आंसर आपको मिला 3। इसका मतलब है जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y का आंसर 3 मिला। तो आप इधर भी ऐसे ही करेंगे, आप लिखेंगे जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी है तो मुझे y का आंसर कितना मिला है, वो मिला है 3, और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन और लगा देंगे। कम से कम 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, कम से कम, जिसमें कुछ नेगेटिव ले लें कुछ पॉजिटिव ले लें। इससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी ठीक है, उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन आपने टाइम का ध्यान रखना है कि उतनी वैल्यूज़ पुट करें जो आपके, अगर आप पेपर में एग्जाम में हैं तो आप उसी के लिहाज से उसको मैनेज कर पाएँ। बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए, जिसमें कोई पॉजिटिव भी ले लें कोई नेगेटिव भी ले लें, ताकि ज़्यादा अच्छा आइडिया हो सके कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये आप देखिए मैंने 2 वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मैं कुछ एक वैल्यू और पुट कर लेता हूँ। अब मैं वो वाली वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ जिससे मुझे आंसर्स जो हैं कोई ना कोई इंटीजर मिल रहे हैं, और छोटे छोटे आंसर मिल रहे हैं, लाइक बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं मिल रही, लाइक 50 60 नहीं मिल रही, क्योंकि मैं अवॉइड करना चाहता हूं कि ग्राफ में बहुत बड़ी वैल्यूज़ प्लॉट ना करनी पड़े इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। तो इसलिए मैं ऐसी वैल्यूज़ पुट कर रहा हूं जिससे मुझे आंसर थोड़े छोटे भी मिल रहे हैं और इंटीजर भी मिल रहे हैं। इससे मेरा ग्राफ आसान हो जाएगा, वरना मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ वैल्यूज़ कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी फिजिबिलिटी ज़रूर देख लेनी है। अब मैं एक वैल्यू और पुट करता हूँ, लेट से मैं x की जगह पे अब 8 पुट करता हूँ। अब मैं इसी इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट करूँगा, 8। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं x की जगह पे क्या पुट करने लगा हूँ, 8। तो यही इक्वेशन है, इधर x की जगह पे आ जाएगा 8, बाकी सारी वैसी रहेगी, यानी 8 + 4y -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की जगह पे आ जाएगा 8, आगे आपके पास रहेगा +4y, और फिर रहेगा -12 इक्वल टू 0। अब ज़ाहिर बात है जब मैंने ये पुट कर दिया मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो +8 और -12, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से आप 8 माइनस कर लें एक तरह का, तो आपके पास आ जाएगा 4, और साइन बड़ी वैल्यू का लगा दें यानी -4। इसको सॉल्व करने का तरीका है ये, बस यहाँ पे आप लिख दें 4y और यहाँ पे आप लिख दें 0।
अब आप दोनों साइड्स पे 4 को ऐड करवा दें, या इस तरह समझ लें कि -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0 + 4 कितना होता है, वो होता है 4, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा 4 से, तो 4 / 4 कितना होता है, वो होता है 1। यानी y का आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी जब आपने x की वैल्यू 8 पुट करी तो y का आंसर कितना मिला, वो मिला 1। तो आप यहाँ पे लिख दें कि जब मैंने x की वैल्यू 8 पुट करी तो y का आंसर कितना मिला, 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का टेबल कंप्लीट हो गया। आप और भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन 3 वैल्यूज़ इनफ हैं। कुछ पॉजिटिव ले लें, कुछ नेगेटिव ले लें, तो आपके लिए इनफ हो जाएगी। बाकी देखिए, मैंने वैल्यूज़ जितनी भी पुट करी हैं उसमें मुझे जो आंसर्स मिले हैं वाई के, वो कोई ना कोई इंटीजर मिले हैं, कोई भी फ्रैक्शनल लाइक मेरे पास कोई फ्रैक्शन नहीं आई है। आपने भी कोशिश करना फ्रैक्शन से बचें, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ भी जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको भी प्लॉट कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है, मेरा काम वो है कि आपको बताऊँ कि ईज़ किस तरह होनी है, तो इस वजह से मैं इस चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये ए पार्ट का तो टेबल हो गया, आप इस पे लिख देते हैं, आप इस पे को इसके ऊपर वो वाली इक्वेशन मेंशन कर दें जिसका ये टेबल आपने बनाया है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये टेबल बेसिकली x + 4y - 12 = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अभी आपको पता है। अब मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 का टेबल बनाऊँगा इसी तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं उसकी लिख भी देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, वो है 4x + y - 18 = 0। इसी तरीके से इसका भी टेबल मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊंगा, इधर x लिखूंगा, इधर y लिखूंगा, और अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करूंगा। अब इक्वेशन ये है मेरे पास। अब इसके अंदर भी मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, वो वाली पुट करूंगा जो मेरे लिए थोड़ी सी आसान रहे। तो मैं सबसे पहले x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, यानी मैं x की जगह पे क्या पुट करने लगा हूँ, 2 पुट करने लगा हूँ। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है आप 2 पुट कर दें। तो मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब मैं x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ, देखिए मैंने कर दिया पुट, यहाँ पे आएगा y - 18 = 0। तो 4 2 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 8। ये हो जाएगा 8 + y - 18 = 0, और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, 18 में से 8 माइनस करें तो आपके पास आएगा 10, और साइन बड़ी वैल्यू को आएगा क्योंकि 18 के पीछे माइनस है, तो इसलिए आप लिखेंगे -10 = 0। अब -10 इक्वेशन के राइट साइड पे जाके +10 हो जाएगा, यानी 0 + 10 हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 10 ऐड करवा दें तो भी एक ही बात है, तो 0 + 10 होता है 10। यानी जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y का आंसर आपको कितना मिला, 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। अभी देखिए 10 भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है इन टर्म ऑफ ग्राफ, लेकिन हम इसको हैंडल फिर भी कर सकते हैं। आपने कोशिश करना है इतनी बड़ी y की वैल्यूज़ ना आ जाएं कि आपको स्केल डिफरेंट करने पड़ें और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े ज़्यादा, और डिफ़िकल्टी भी आए ज़्यादा, टाइम भी लगे। तो हमने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वरना x और y की जो वैल्यूज़ होती हैं, ज़ाहिर बात है y की वैल्यूज़ x पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी यूज़ करेंगे आपको y का कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ प्रैक्टिस से सीख जानी है, और सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह कि कौन सी वैल्यूज़ पुट करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा है, कौन सी चीज़ें इजीली प्लॉट हो सकती हैं, कौन सी चीज़ के लिए आपको स्केल एक मुनासिब से रखना पड़ता है, और वो आपका ग्राफ भी सही बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे कोई और वैल्यू में पुट करता हूँ। लेट्स से मैं आप कहता हूँ मैं 2 के बाद 3 पुट करता हूँ। अब मैं इसी जगह पे आपको इस x की जगह पर 3 पुट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, x की जगह पे 3, आगे आएगा +y - 18 = 0। तो 4 3 टाइम्स होता है 12, और यहाँ पे आ जाएगा +y - 18 = 0। तो ये +12 है और ये -18 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 18 में से आपको 12 एक तरह का माइनस कर लें तो आपके पास आएगा 6, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 18 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे -6 आएगा = 0। अब आप दोनों साइड्स पे इक्वेशन के 6 को ऐड करवा दें, या -6 वहाँ जाके +6 हो जाएगा, इस तरह समझ लें। तो -6 वहाँ जाके +6 हुआ, तो 0 + 6 कितना होता है, 6। यानी जब आपने x की जगह पे 3 पुट किया तो आपको y का आंसर मिला 6। तो x की जगह पे जब 3 पुट किया, y का आंसर मिला 6। तो एक वैल्यू और मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ कि मैं 6 पुट करता हूँ, ठीक है। अब मैं 6 वैल्यू x की जगह पे पुट करने लगा हूँ, x की जगह पे क्या पुट करने लगा हूँ, 6। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं बची हुई, तो मैं आपको यहाँ पे वैसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि वरना मुझे अगला पेज करना पड़ेगा और टेबल का सामने होना लाजमी है। तो x की जगह पर आप 6 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 टाइम्स, क्योंकि x की जगह पे आप 6 पुट करोगे तो 4 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे जब 24 आ जाएगा, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा -18।
तो जब 4 6 टाइम्स 24 करेंगे उसमें से माइनस करना पड़ेगा 18, तो 24 माइनस 18 आपके पास आएगा +6, और +6 इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो 0 -6 हो जाएगा, यानी -6 बन जाएगा, तो 0 -6 आएगा, तो y का आंसर आएगा -6। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -6। इस तरीके से आप देखिए मैंने तीनों वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा इसी से काम जो है आसान हो जाएगा, मैं इसी तरीके से जो है सोल्यूशन तक पहुँच जाऊँगा। इसके अलावा आप इसको पुट करके ज़रूर देख सकते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप फर्दर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे लिए इनफ होंगी, तो मैं इसलिए यहाँ तक रिलाई कर रहा हूँ। तो अब मैं इनके पॉइंट्स बना लेता हूँ। लेट्स से ये x और y मिलके एक पॉइंट बनेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा पहला पॉइंट यानी P1 में कह लेता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट -4 है, और नीचे ही आप देखें उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 4। ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट करने हैं, इसकी मदद से मुझे ग्राफ मिलेगा। अगला आप देखें, इसका नाम मैं रख लेता हूँ P2। आप कोई भी पॉइंट का नेम रख सकते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, और फिर मैं आपके पास यहाँ पे लिखता हूँ x कोऑर्डिनेट 8, और उसका जो आंसर मिला है y वो 1 है, तो ये मेरे पास हो गए 3 पॉइंट्स। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखें ये P4 है, पॉइंट नंबर 4, जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 10 है। अब आपके पास ये अगला आ गया P5 कह लें आप इसको, पॉइंट नंबर 5, जिसमें x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 6 है। अब आप पॉइंट नंबर 6 कह लें, जो कि यहाँ पे है x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट -6 है। आप बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह ही बना सकते हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से नेम भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। अक्सर ऐसे भी होगा कि आप यहाँ पे कोई पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पे भी उसी तरह का कोई पॉइंट पुट करेंगे, तो आपको आंसर सेम नज़र आएंगे। लाइक अगर मुझे इसका भी सोल्यूशन पता है, मैंने इसको सॉर्ट आउट किया हुआ है पहले भी, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट करूँ और y की जगह पे मुझे आंसर मिलेगा 2, तो यहाँ पे भी इस तरह करने से यही मिलेगा। तो जो इनमें कॉमन पार्ट आ जाए, अब वो आपको वैसे ही गैस हो जाना चाहिए कि वही सोल्यूशन होगा, क्योंकि ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने का मतलब ये है इक्वेशंस में कि जहाँ पे इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो वही पॉइंट होता है जो दोनों में सेम पॉइंट होता है, उसी को हम इसका सोल्यूशन बोल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने वो पॉइंट जानबूझकर यहाँ पर पुट नहीं किया ताकि मैं आपको ग्राफ से ही समझा सकूँ कि सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये 6 पॉइंट है। अब हम इन 6 पॉइंट्स को करेंगे प्लॉट। आपने इन 6 पॉइंट्स को याद रखना है, ये आपके सामने मैं दोबारा भी लिखता रहूँगा। हमने अब इसी के ऊपर इन्हीं पॉइंट्स को बेस बनाकर ग्राफ बनाना है। तो आइए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है हम ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे, और दो तरह के ग्राफ पेपर्स आते हैं। एक तो इस तरह का ग्राफ पेपर होता है जिसमें आपको एक वन बिग स्क्वायर बॉक्स नज़र आता है, उसमें कुछ स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आता है, और एक और भी ग्राफ पेपर आता है जिसको हम सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर बोलते हैं। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ग्राफ पेपर की अपनी एक कह लें ईज़ है, आप उन दोनों में से कोई सा भी यूज़ करके उस पर ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ग्राफ पेपर है, तो मैं इसी के मुताबिक बता रहा हूँ। उस वाले ग्राफ पेपर पे अक्सर औकात हम इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर को स्केल रखते हैं, यानी स्केल रखकर कुछ लेंथ लाइक 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छोड़कर कुछ यूनिट्स काउंट करते हैं। यहाँ पे हम बॉक्सेस के हवाले से इनको लाइक रेफरेंस मान के इनकी मदद से ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये आपने अपने लिहाज से देख लेना है कि जो ग्राफ पेपर आपको सूट करे। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ इस ग्राफ पेपर समझाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस चाहिए होंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है बना लेता हूँ। लेट से मेरे पास ये मेरा एक्स एक्सिस है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस चाहिए। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरीके से मुझे वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, जिससे मेरे पास ये मेरे पास हो जाएगा वाई एक्सिस। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो आपने ड्रॉ करनी है। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। ये है मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास है वाई एक्सिस, और इसी तरीके से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा ओरिजिन के इस तरफ, और इसी तरीके से ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ये मेरे पास ओरिजिन है, तो मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, यानी ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये मेरे पास ओरिजिन है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आपने स्केल क्या सेट करना है। तो पहली तो बात, स्केल को सेट करने के लिए आपने अपने पॉइंट्स देख लेने हैं कि जो पॉइंट्स हैं उनमें मैक्सिमम एक्स की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, या और मैक्सिमम वाई की वैल्यू कहाँ तक आ रही है। उसी के लिहाज से आपने अपने ग्राफ को सेट करना है। जिस तरह आप देखिए मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, तो इसमें एक्स की वैल्यूज़ -4 है, 8 भी है, देखें 6 भी है।
यानी आप कह लें 8 तक तो आपको जाना पड़ेगा। y की वैल्यूज़ में आप देखें 4, 3, 1, 10, देखिए 10 तक है y की वैल्यूज़, तो 10 तक जाना पड़ेगा। और 6 माइनस 6 तो ज़ाहिर बात है 10 तक जाएंगे तो ये तो खुद कवर हो जाएंगी। तो आपने अपने पॉइंट्स को भी देखना है कि आपके पास पॉइंट्स किस तरह के हैं, उसी के मुताबिक आपने अपना ग्राफ को बना लेना है। अब मैं यहाँ पे क्या स्केल सेट करने लगा हूँ, यहाँ पे ये 10 बॉक्स हैं। अगर आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरे 10 बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे 10 स्मॉल बॉक्स हमारे पास बनते हैं। ये आपको यहाँ पे एक कम लग रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ग्राफ को इस बॉक्स से आगे बनाया हुआ है, वरना अगर इस पूरे कंप्लीट बॉक्स पे आप देखें तो ये 10 बनते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ग्राफ सेट करने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ूंगा और 1 यूनिट काउंट करूँगा। तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 पूरे हुए तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1। इसी तरीके से फिर 1, 2, 3, 4, 5 मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2। इस तरीके से मैं करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3। फिर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 4। और इसी तरीके से मैं लिखते जाऊँगा। मैं अभी सारे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर मार्किंग कर ली है। मैंने 5 स्मॉल बॉक्स छोड़े हैं और 1 काउंट किया है। इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, इसी तरीके से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी लिख दिया है। एक एक्सिस पे एक वक्त में एक जैसा स्केल यूज़ करना है, ये नहीं कि यहाँ पे डिफरेंट बॉक्स छोड़ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट छोड़ रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस पे भी मैं यही स्केल सेट कर रहा हूँ, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ूंगा और 1 काउंट करूँगा, बिल्कुल इस तरह। यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे ओरिजिन से, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगले 5 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आपको इसका पैटर्न समझ आ जाएगा कि एक बॉक्स के मिडल पर और एक बॉक्स की बिल्कुल बाउंड्री पे आ रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे छोड़ें 1, 2, 3, 4, 5, तो एक यहाँ पे आएगा यानी 3 हो जाएगा, और फिर दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैं इस पूरे वाई एक्सिस के ऊपर भी मार्किंग कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने वाई एक्सिस के ऊपर भी मार्किंग कर ली है, 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट कर लिया है। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ा, 1 काउंट किया है, फिर 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ा, 2 काउंट किया है। क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव लगाए हुए हैं। अब बात आती है पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको भी निकाल कर बताए हैं, हमने इन्हीं को प्लॉट करना है जो कि टेबल से मिले थे। तो पहला पॉइंट था -4 और 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -4 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो अब देखिए हमने सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। तो जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो ये हैं जहाँ से हम प्लॉट करेंगे। तो आप देखिए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट -4 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, यानी एक्स पे आपने -4 को ढूंढना है और वाई पे आपको 4 को ढूंढना है। तो आप देखें एक्स एक्सिस पे तो -4 ये रहा और वाई पे 4 ये रहा, तो यानी -4 के एग्जैक्टली ऊपर और इस 4 के सामने वो वाला पॉइंट होगा जिसको बोलेंगे -4, 4। तो अब और बेहतर कर दूँ ताकि आपको विजिबल सही हो। तो देखें बिल्कुल -4 के ऊपर है और ये इस वाले 4 के सामने है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे, ये मैं छोटा सा डॉट लगा दूंगा, ये मेरे पास होगा -4 और 4, जिसको P1 बोल रहे हैं। ये आपने पहला पॉइंट जो है प्लॉट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है वो आसान है ज़रा, वो है 0, 3, एक्स पे 0, एक्स एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है और वाई 3 है। तो जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो उसका मतलब है वो कहीं वाई एक्सिस पे है, तो वाई 3 है तो ये वाला वो पॉइंट होगा। मैं जस्ट इस पर एक छोटा सा डॉट लगा दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि जी ये वाला एक पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है x8 है और y1 है। तो देखें x कोऑर्डिनेट 8 यहाँ पे है और y1 यहाँ पर है। इसका मतलब है y के बिल्कुल सामने और 8 के बिल्कुल ऊपर, यानी y के बिल्कुल सामने। देखें ये y के बिल्कुल सामने है, ठीक है, ये रहा। तो देखें ये y1 के बिल्कुल सामने है और 8 के बिल्कुल ऊपर, यानी ये वाला पॉइंट आप कहें ये बनता है हमारे पास x8 और y1, x8 और y1। अब ये जो 3 पॉइंट्स आपके पास आए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, आपने इसको जो है ज्वाइन कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास जो है ना एक ग्राफ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही करने लगा हूँ। ये एक पॉइंट है और ये लाइन जो है आपकी इन तीनों पॉइंट में से गुजरनी चाहिए। अगर नहीं गुजर रही तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही तरीके से गुजर जाती है तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ, ठीक है, और ये लाइन इस तरह एक्सटेंड होगी क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया तो इसलिए मैंने यहाँ तक लगा दिए। तो ये एक लाइन थी हमने बना ली। तो ये मेरे पास जो है जो पहली इक्वेशन थी उसका ग्राफ आ गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वो इक्वेशन थी x + 4y, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + 4y ताकि आपको याद रहे, -12 = 0,
ये इस इक्वेशन का आपके पास ग्राफ आ गया। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाना है, उसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो आप देखें पहला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट इस वाले टेबल के लिहाज से वो है x कोऑर्डिनेट 2 है, y 10 है। x कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे है और y कोऑर्डिनेट 10 यहाँ पर है, यानी 2 के ऊपर और 10 के सामने। तो देखें 2 ये है, आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल 2 के ऊपर स्केल रखूँगा यूँ करके, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट रहे, मेरे पास कोई भी गड़बड़ ना हो। तो देखें ये मेरे पास बन रहा है 2 के एग्जैक्टली ऊपर 10 के बिल्कुल सामने, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 10, ठीक है। ये मैंने अब यहाँ पे सही करके मार्क कर दिया। अब आपके पास जो अगला कोऑर्डिनेट है वो है 3 और 6। तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 6 है। तो आप देखें x कोऑर्डिनेट 3 ये है और y कोऑर्डिनेट 6, यानी 6 के बिल्कुल सामने और 3 के बिल्कुल ऊपर। तो आप भी स्केल की मदद से ये भी बता सकते हैं 3 के बिल्कुल ऊपर और 6 के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 6। अब आपके पास आएगा x कोऑर्डिनेट 6 y कोऑर्डिनेट -6। तो ये x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट, अगला पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास, x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट -6। तो x कोऑर्डिनेट 6 ये है, y कोऑर्डिनेट -6 ये, यानी 6 के नीचे और -6 के सामने। ये भी मैं मार्क कर देता हूँ, यानी 6 के एग्जैक्टली नीचे होगा और -6 के सामने होगा। तो ये मैंने मार्क कर दिया, जो एग्जैक्टली आप देख लें 6 के नीचे और -6 के सामने। तो यहाँ पे हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट -6। अब आपने इन तीनों को भी ज्वाइन कर देना, ये पॉइंट्स जो यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैं इन तीनों को ज्वाइन करने लगा हूँ। और इस तरह ज्वाइन करना है कि लाइन इनके दरमियान में से गुजरे, लाइन इनमें से पास थ्रू हो। तो मैं कर लेता हूँ उनको ज्वाइन। तो ये ज्वाइन कर दिया। तो देखिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया है, इन तीनों में से, इन दो में से पॉइंट में से गुजर गई और ये वाले पॉइंट में से भी गुजर गई। अब जहाँ पे ये टच करेंगे, जहाँ पे ये कट करेंगे, वो हमारा सोल्यूशन होगा। आप देखें ये दोनों लाइंस यहाँ पर कट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट के ऊपर। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लूँ। जहाँ ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि जो आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं वो जहाँ पर कट कर रही हैं एक दूसरे को, वो आपका सोल्यूशन कहलाती हैं। तो ये दोनों यहाँ पर कट कर रही हैं, तो अब आपने देख लेना है कि ये कौन सा पॉइंट बनता है। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास जो ये वाई एक्सिस है, इसके यहाँ से, इसके पैरेलल इस पॉइंट से स्टार्ट करें आप और देखें कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पर टच करती है। तो देखें 2 पे टच कर रही है। और इसी तरीके से आप इसको बिल्कुल नीचे लेके आएँ और देखें ये कहाँ पर टच करती है आपको। तो आप इसको नीचे लेके आएँ तो देखिए कहाँ पे टच कर रही है, 4 पे। इसका मतलब ये ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये पॉइंट इनका सोल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट 2। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, क्योंकि ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही इनका सोल्यूशन होता है। और ये जो दूसरी लाइन बनाई थी इस पर भी आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है, जो कि आपको पता है 4x + y - 18 = 0। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x + y - 18 = 0। तो आपने यही करना है कि इनका ग्राफ बनाना है और जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी वही इनका सोल्यूशन कहलाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है और स्केल मैंने आपको वर्बली बता दिया है, एक्चुअली सेम मैंने स्केल यूज़ किया था और ये मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। तो 4 2 इसका आंसर है।